गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग CIB का BFM के पार्ट को आगे ले चलेंगे। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो ALM एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट और टाइम बकेट के ऊपर में होगा। तो केस स्टडीज और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बार जस्ट हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं जो 10 टाइम बकेट्स हमने हमारे पहले की वीडियो में देखा था। उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग का 4 जो बकेट्स होते हैं उसका ये टॉलरेंस लेवल होता है 5%, 10%, 15% और 20%। ये 20 की जगह में उस वीडियो में आपको 25% लिखा हुआ दिख रहा था, तो प्लीज उसको 25 नहीं मान करके उसको 20 लीजिएगा। वो 20% है, वो मेरे से लिखने में गलती हो गया था। ठीक है, तो ये था, ये टोटल आपको 10 यहां पर टाइम बकेट्स दिखते हैं। ठीक है, अब ये टोटल 10 टाइम बकेट्स में से आप देखोगे कि फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो डे फर्स्ट होता है उसको नेक्स्ट डे भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है कभी आपको डे फर्स्ट नहीं लिख करके नेक्स्ट डे दे दे, तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। और ये जो सबसे पहला रहता है इसका टॉलरेंस लेवल रहता है 5%। उसके बाद डे 2 से लेकर के डे 7 तक होता है, उसका टॉलरेंस लेवल 10%। फिर 8 दिन से लेकर के 14 दिन तक रहता है, उसका टॉलरेंस लेवल 15%। और जो 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक रहता है उसका टॉलरेंस लेवल 20% रहता है। मतलब कि इसके थ्रू ये माना जाता है कि जो कैश रहता है या किसी भी फॉर्म में जो बैंक के पास में जो पैसे हैं वो उसमें थोड़ा सा वो वॉलेटाइल होता है। और वहां पर जब वो वॉलेटाइल होता है तो वो या तो आ रहा है या तो जा रहा है। उस केस में हम लोग इस टॉलरेंस लेवल को मान सकते हैं कि अगर इतना तक में चेंजेस अगर आउटफ्लो में, ध्यान दीजिएगा ये जो चेंजेस आपको आउटफ्लो में दिखना है, अगर आउटफ्लो में इतना आपका टोटल चेंजेस दिखता है तो आप उसको मान सकते हैं कि वो सेफ साइड में है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो वो फिर सेफ साइड में नहीं होता है। तो अभी हम लोग इसी चीज को देखेंगे आगे हम लोग केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स में। और इसके साथ में जो हम लोग देखे थे वो जो हम लोगों ने अभी तक तो 4 बकेट देखा ना, फिर उसके बाद 5वां बकेट से स्टार्ट होता है जो 29 दिन से लेकर के 3 महीने तक होता है। 6ठा बकेट होता है 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने तक। 7वां बकेट होता है 6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक। 8वां बकेट होता है 1 साल से ज्यादा 3 साल तक। 9वां बकेट होता है 3 साल से ज्यादा 5 साल तक। 10वां बकेट होता है 5 साल से ज्यादा। यहां से जो 5वां बकेट से जो स्टार्ट हो रहा है इसका जो भी आपका टॉलरेंस लेवल होता है ये बैंकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। वो अपने बैंक रेस्पेक्टिव जो उनका अल्को होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कमिटीज, और जो उनके बोर्ड होते हैं, बैंक बोर्ड होते हैं, वो इसको अप्रूव करते हैं कि कितना परमिसेबल टॉलरेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए गैप जो होता है ना, गैप इन ईच बकेट, गैप हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग हमारे पहले की वीडियो में हमने देखा है कि जो एसेट साइड होता है वो एसेट साइड को हमेशा ज्यादा होना है लायबिलिटी साइड से। तो यहां पर एसेट हो गया, ये जो RSA आप देख रहे हो, RSA यही हो गया ना, रिस्क सेंसिटिव एसेट। रिस्क सेंसिटिव एसेट ये हो गया RSA। और RSL क्या हुआ फिर? RSL हो गया रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी। ठीक है, तो RSA और RSL मतलब RSA अगर ज्यादा हो रहा है, RSA को ज्यादा होना चाहिए भी, RSA ज्यादा हुआ और RSL कम हुआ, तो इसी दोनों को बोलते हैं RSA हो गया रिस्क सेंसिटिव एसेट, RSL हो गया रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी। अभी इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट अस चूज अ पर्टिकुलर बकेट इन द बैंक RSA एंड RSL। आप कोई भी एक बकेट को चूज कर लीजिए RSA और RSL का। जो 10 बकेट हमने यहां पर देखा ना, ये 10 बकेट, इस 10 बकेट में से कोई भी एक बकेट को आप चूज कर लीजिए। हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे बकेट नंबर 5 लेते हैं। बकेट नंबर 5 क्या है? जो 1 साल से ज्यादा हो और 3 साल तक। एक बार बकेट नंबर 5 देख लेते हैं भाई। यहां पर भी हमने क्या देखा था? ये बकेट नंबर 5 1 साल से ज्यादा हो 3 साल तक। ये एक्चुअली बकेट नंबर 8 है। ठीक है, बकेट नंबर 8 1 साल से ज्यादा हो 3 साल तक। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर RSA एंड RSL एज फॉलोज। अभी क्या है कि यहां पर RSA दिया हुआ है, ये रिस्क सेंसिटिव एसेट दिया हुआ है। RSA वो 100 करोड़ है, ये आपको दिख रहा है 100 करोड़ है। RSL जो दिया हुआ 60 करोड़ है। मतलब ये एक आइडियल सिचुएशन है, होना भी ऐसा ही चाहिए कि RSA ज्यादा हो RSL कम हो। ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एंड द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो RSA का है वो 10% है। जो एसेट साइड, जो किसी तरह का लोन्स वगैरह जो बैंक ने दिया है जिसपे उसको इनकम आना है, उसका इंटरेस्ट है 10%। जाहिर सी बात है वो ज्यादा रहेगा किसका कंपैरिजन में? जो लायबिलिटी साइड का इंटरेस्ट है। तो लायबिलिटी साइड का इंटरेस्ट क्या है? 8%। ठीक है, मतलब कि जो लोन्स वगैरह बैंक ने दिया है उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 10% है। और जो डिपॉजिट बैंक्स ने लिया है उसका इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना पड़ेगा वो 8% है। मतलब कि आपको देखने में मिल रहा है कि बीच में फिर आपको गैप कितना आ जा रहा है? 2% का आपको गैप आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव गैप है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव गैप तब होता जब एसेट आपका रहता 8 और यहां पर जो लायबिलिटी हो रहा था 10, तो फिर ये नेगेटिव गैप हो जाता। लेकिन ये पॉजिटिव गैप है, आइडियल सिचुएशन, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो इंटरेस्ट अर्निंग अभी देखिए जो फर्स्ट ईयर में होता है
अभी हम लोग उसी बकेट में देख रहे हैं ना, मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इंटरेस्ट अर्निंग, अभी इसमें इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट हो रहा है, देखिए ये जो आरएसए होता है, आरएसए में हमने देखा 10%, तो आरएसए 100 है, 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% यही होगा आपका 10 करोड़, तो 10 करोड़ ये हो गया। लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी के ऊपर में कितना परसेंट का इंटरेस्ट है, 8% का। लाइबिलिटी है कितना, 60 करोड़ का, तो 60 करोड़ का 8% अगर आप लेते हो तो ये कितना निकलेगा, 4 करोड़ 80 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी, और ये हो गया ये हो गया हमारा जो इंटरेस्ट निकला है एसेट पर, ये हो गया हमारा जो इंटरेस्ट निकला लाइबिलिटी के ऊपर में। ये बैंक को आएगा, ये बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जब हम लोग देखते हैं तो यही होता है ना एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम। क्या होता है कि जो भी इनकम इंटरेस्ट पे कमाया जा रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर में जो भी इनकम कमाया जा रहा है माइनस इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस होता है, जो बैंक एक्सपेंसेस की तरह इंटरेस्ट दे रहा है, इस दोनों का जो डिफरेंस होता है यही तो होता है एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम का नेट फॉर्म, अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट इनकम इसको देख लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना जो बैंक को देना पड़ता है डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में, तो ये चला जाएगा, इसको माइनस कर देना तो हम लोग को नेट मिलता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना। सपोज दैट मार्केट, अभी मान लीजिए कि ये तो हमने देखा कि भाई ये आरएसए का केस में 10% मार्केट रेट चल रहा है और आरएसएल का केस में 8% चल रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि 1% का इंक्रीमेंट होता है दोनों में ही, 10% जो आरएसए का है वो बन जाता है 11 और 8% जो आरएसएल का है वो बन जाता है 9, ठीक है। मतलब कि 1% जब इंक्रीज हो रहा है तो आरएसए एंड आरएसएल में वो बन जा रहा है 11% और 9%। अब हम लोग देखते हैं कि अगर 1% इंक्रीज हो रहा है दोनों के केस में, देखिए ये जो 1% है ना दोनों के केस में सेम होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एक के केस में 1% हो रहा है तो दूसरा केस में 2% हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। इसी के लिए हम लोग थोड़ा अच्छा सा समझते हैं। अभी हम लोग यहां पर वो केस देख रहे हैं कि जिसमें आरएसए और आरएसएल में इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट और दोनों के केस में 1% ही इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने देखा कि जो पैरेंट जो रेट है 8% और 10%, उस पर अपने को जो इंटरेस्ट इनकम हुआ था, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 5 करोड़ 20 लाख का हुआ है। अभी अगर हम लोग 1% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो देखिए 1% इंक्रीज करने पे क्या हो जा रहा है कि ये जो 10 है ये बन जाएगा 11, ये यहाँ 11 आ गया, क्योंकि हम लोग को अभी हम लोग 100 करोड़ का 11% निकालेंगे ना, क्योंकि 1% हम लोग बढ़ा के निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11 करोड़, ठीक है। और सेम टू सेम जब 1% बढ़ जाएगा 8% पे तो 9% आ जाएगा। 9% किसका, 60 करोड़ का। तो 60 करोड़ का जब आप 9% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 करोड़ का 9%, 5.40 करोड़, ठीक है। मतलब कि 11% जो आरएसए था उस पर 11 करोड़ आ गया और जो 9% था आरएसएल पे उस पर 5 करोड़ 40 लाख आया। अभी इस दोनों का जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं 11 करोड़ माइनस 5 करोड़ 40 लाख, जो डिफरेंस हम लोग पहले यहां पर देखें वो आया था 5 करोड़ 20 लाख। अभी जब 1% इंक्रीज करके हम लोग दोनों में देख रहे हैं तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 5 करोड़ 60 लाख। मतलब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज हुआ। वो किस, देखिए ये सिचुएशन को ध्यान से थोड़ा सा दिमाग फिट कर लीजिए। ये सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो आरएसए है इज ग्रेटर देन आरएसएल। आरएसए ज्यादा है क्योंकि आरएसए हम लोग देख रहे हैं 100 करोड़ है, आरएसएल कम है वो 60 करोड़ है। ये इस सिनेरियो में जब हम लोग देख रहे हैं कि आरएसए ज्यादा है आरएसएल से और उसमें 1% का इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों के दोनों ही बढ़ रहे हैं 1% से, तो उस केस में हमारा कंडीशन फेवरेबल होता है, बैंक के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्योंकि पहले जो उसका बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 5 करोड़ 20 लाख था, अभी ये बढ़ के 5 करोड़ 60 लाख हो गया है। मतलब ये तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं, बट मान लीजिए बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस। अभी तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, तो उस केस में क्या हुआ कि बैंक के लिए फेवरेबल कंडीशन है, 5 करोड़ 20 लाख से बढ़ के 5 करोड़ 60 लाख बन गया। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कंडीशन जहां पर 1% डिक्रीज कर रहा है, दोनों का दोनों में ही, आरएसए और आरएसएल में दोनों के में ही 1% डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो पहले था ये 10% आरएसए और आरएसएल 8%, तो आरएसए अब हो जाएगा 9% और आरएसएल 8 की जगह हो जाएगा 7%, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया 9% और ये हो गया 7% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 9% जब आएगा तो 100, ये जो 100 है 100 इंटू 9%, तो ये हो जाएगा 9 करोड़, ये हो गया 9 करोड़, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरा पार्ट ये हो गया 60 करोड़, 60 करोड़ का 7%, 60 करोड़ का 7%, ये आ गया आपका 4 करोड़ 20 लाख। मतलब 9 करोड़ आपका आया आरएसए में, एसेट्स पार्ट में, और मतलब ये 9 करोड़ बैंक को इनकम आ रहा है
और ये जो 4 करोड़ 20 लाख है ये बैंक को देना पड़ रहा है, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 4 करोड़ 80 लाख। अभी देखिए स्टार्टिंग जो हम लोग देखे थे फर्स्ट वाले केस में, वहां पर जब हम लोग सेम टू सेम रख रहे हैं तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम आ रहा है 5 करोड़ 20 लाख। लेकिन जब 1% हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, दोनों में ही 1% इंक्रीज हो रहा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन आ रहा है बैंक के लिए, क्योंकि ये एनआईआई बैंक का बढ़ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग 1% डिक्रीज कर दे रहे हैं, 1% डिक्रीज करने के बाद में ये जो आपको 5 करोड़ 20 लाख आया था, उसके जगह में ये घट करके आपका हो जा रहा है 4 करोड़ 80 लाख। मतलब बैंक को नुकसान हो रहा है। ये उस कंडीशन में देख रहे हैं जब हमारा आरएसए इज मोर देन आरएसएल है, जो आइडियल कंडीशन है बैंक का। उसमें अगर 1% भी इंक्रीज हो रहा, मतलब इंटरेस्ट अगर 1% हो चाहे 2% हो 3% हो, इंटरेस्ट अगर, ये सिंपल सा थंब रूल है, इफ आरएसए इज मोर देन आरएसएल और इंटरेस्ट इनकम अगर बढ़ रहा है तो बैंक को प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम घट रहा है और आरएसए इज मोर देन आरएसएल, सेम इसी कंडीशन में इंटरेस्ट इनकम घट रहा है तो बैंक का प्रॉफिट घटेगा। लेकिन जब सेम टू सेम हम लोग रिवर्स सिचुएशन में देखते हैं कि जहां पर आरएसएल इज ग्रेटर देन आरएसए, मतलब कि बैंक को जो पेमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिट के अगेंस्ट में, वो मान लीजिए है 10 करोड़, और जो बैंक के पास लोन से जो इनकम आ रहा है, बैंक के पास लोन से जो इनकम आ रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए ये है आरएसएल और इस तरफ में है ये है आरएसएल और इस तरफ में है आरएसए। जो आरएसएल जो डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो बैंक को देना पड़ेगा इंटरेस्ट इनकम, वो है 10 करोड़, और जो लोन्स वगैरह के अगेंस्ट में जो बैंक को इनकम आ रहा है वो है 8 करोड़। तो यहां पर देखिए ये जो 10 पार्ट है ये 8 से ज्यादा है, तो यहां पर आरएसएल इज ग्रेटर देन आरएसए हो जाएगा। तो ये रिवर्स सिचुएशन हो गया, यहां पर नेगेटिव गैप आपका फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव गैप। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इंटरेस्ट इनकम का केस में फिर ये रिवर्स हो जाएगा। उस केस में अगर इंटरेस्ट इनकम जहां पर भी आरएसएल ज्यादा है, आरएसएल ज्यादा है और आरएसए कम है, वहां पर अगर इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है तो वहां पर बैंक को नुकसान है, और ऐसा कंडीशन में अगर इंटरेस्ट इनकम घटता है तो वहां पर बैंक को फायदा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्ट इनकम अगर सेम उसी परसेंटेज में बढ़ रहा है और घट रहा है, दोनों का दोनों ही, तब। लेकिन जहां पर इंटरेस्ट इनकम पता चला किसी एसेट का पार्ट में बढ़ रहा है तो किसी एसेट का पार्ट में घट रहा है, तो उस केस में फिर आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो ये जस्ट मैंने आपको समझने के लिए बताया है, ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी हम लोग आगे और जब भी केस स्टडी देखेंगे उसमें और भी आपको क्लैरिटी मिलेगा। अभी यहां पर एक थंब रूल आप ये मान के चलिए, देयरफॉर बैंक मस्ट इनिशिएट स्टेप्स टू हेज। अभी क्योंकि अगर बैंक को अगर इंटरेस्ट लॉस हो रहा है और वो नेगेटिव गैप की तरफ जा रहा है, तो वहां पर बैंक को हेजिंग करना पड़ता है, ताकि इंटरेस्ट लॉस में जो उसको नुकसान हो, हेज हम लोग उसी को बोलते हैं ना, कि जहां पर हम लोग इंटरेस्ट लॉस में अगर हम लोग किसी तरह से इंटरेस्ट में नुकसान हो रहा है तो बैंक के लिए उसको प्रॉफिट कैसे किया जाए, ठीक है। अभी क्या है, इस सिचुएशन से कुछ एक चीजें कंक्लूड की जा सकती है। क्या चीजें कंक्लूड की जा सकती है, एक एक करके देखिए। इंटरेस्ट इन जो इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट गोज अप किस सिचुएशन में, जब आरएसए ज्यादा है आरएसएल से। मैंने तुरंत आपको बताया कि जब जो रिस्क सेंसिटिव एसेट है वो ज्यादा है रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी से, आरएसए इज मोर देन आरएसएल एंड द इंटरेस्ट इनकम गोज अप, इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, देन एनआईआई ऑफ द बैंक विल इंक्रीज। जो एनआईआई जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो बैंक का इंक्रीज करेगा। इस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, आरएसए यहां पर ज्यादा होना आरएसएल से, एंड इंटरेस्ट अगर वो इंटरेस्ट इनकम घटता है तो बैंक का एनआईआई भी घटेगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप समझ रहे हो। देखिए ये आपको बता रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहां पर, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब कि अगर इंटरेस्ट इनकम अगर बढ़ रहा है तो एनआईआई बढ़ेगा, और इंटरेस्ट इनकम घट रहा है तो एनआईआई घटेगा, उस सिचुएशन में जब आरएसए इज मोर देन आरएसएल है। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ आरएसए इज लेस देन आरएसएल, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, जो आरएसए है वो कम है, आरएसए मान लीजिए है 10 और आरएसएल है 12, तो यहां पर आरएसए वो लेस देन आरएसएल है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम गोज अप, एनआईआई विल डिक्रीज। इस सिचुएशन में जब इंटरेस्ट इनकम ऊपर जाता है तो एनआईआई नीचे आता है, ठीक है। और ठीक अगर यहां पर इंटरेस्ट इनकम नीचे जा रहा है तो एनआईआई आपका ऊपर आएगा। मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। फर्स्ट वाले केस में हम लोग देख रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इंटरेस्ट इनकम से। इंटरेस्ट इनकम अगर ज्यादा हो रहा है तो एनआईआई बैंक का ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये केस में हम लोगों ने क्या देखा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरेस्ट इनकम अगर ज्यादा हो रहा है तो एनआईआई आपका कम हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पर कंफ्यूज नहीं करना है। और ऐसा सिचुएशन जहां पर आरएसए और आरएसएल सेम हो,
उस केस में अगर इंटरेस्ट इनकम ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है विद द सेम मैग्नीट्यूड, 1% से ऊपर जा रहा है या 1% से नीचे जा रहा है, 5% से ऊपर जा रहा है या 5% से नीचे जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, NII विल रिमेन द सेम, देयर इज नो रिस्क, NII उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेम उसी मैग्नीट्यूड से ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। और यहां पर RSL दोनों सेम है, मतलब कि 100 करोड़ का आपको RSA है और 100 करोड़ का ही आपको RSL है, इस दोनों में सेम है। और 1% अगर आप यहां पे बढ़ाइएगा, 1% यहां भी बढ़ेगा, तो पता चला कि जो आपको इनकम इस टाइम पे हो रहा था बढ़ने से पहले, वही आपको इनकम होगा बढ़ने के बाद भी। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड अगर सेम रखे हैं तो बैंक का जो NII रहेगा वो सेम रहेगा। तो 3 पॉइंट हमने यहां पर देख लिया, इसको दिमाग में फिट करके रख लीजिए। आइडल सिचुएशन में RSA इज मोर देन RSL, अगर इंटरेस्ट इनकम ज्यादा जा रहा है तो NII भी ज्यादा होगा, इंटरेस्ट इनकम कम हो रहा है तो NII भी कम होगा। ये RSA इक्वल्स टू RSL। दूसरा RSA जो है वो लेस देन RSL है, उसमें इंटरेस्ट इनकम ज्यादा हो रहा है, NII कम होगा। इसमें अगर इंटरेस्ट इनकम कम हो रहा है, NII ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता है। और तीसरा कंडीशन, जब RSA और RSL दोनों का दोनों ही सेम है और सेम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसमें बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। दिस इज हाउ अ बैंक मेजर एंड मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसी तरह से बैंक अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करते हैं। अब हमारा यहां से कुछ केस स्टडी शुरू होता है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कोई किसी XYZ बैंक का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है, इस तरफ पे आपको लाइबिलिटीज देखने को मिलेगा, इस तरफ पे आपको एसेट्स का पार्ट देखने को मिलेगा। लाइबिलिटीज में क्या है, सेविंग बैंक, जो सेविंग बैंक कस्टमर खुलवाते हैं उसमें बैंक को तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो बैंक में तो लाइबिलिटी हो गया वो, तो सेविंग बैंक ये लाइबिलिटी हो गया। करंट डिपॉजिट लाइबिलिटी का पार्ट में आया, टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी का पार्ट में आया, बोरोइंग्स लाइबिलिटी का पार्ट में आया। एसेट का पार्ट में क्या है कि कैश, जो बैंक के पास में खुद का पैसा है, कॉल मनी, जो किसी तरह का कॉल मनी अगर बैंक ने किसी दूसरे जगह में अपना लगा रखा है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म, ऐसे होता है ना, शॉर्ट, जहां से शॉर्ट पीरियड के लिए कोई किसी को लोन देता है, ठीक है, लोन्स हो गया, या फिर किसी तरह का लोन जो फिक्स्ड हो गया। ये लोन मान लीजिए फ्लोटिंग होगा, ये लोन मान लीजिए फिक्स्ड लोन होगा, ठीक है। फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट दो तरह के लोन होते हैं ना। फ्लोटिंग रेट वो होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता घटता रहता है, लेकिन फिक्स्ड वो होते हैं जो एक बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वही थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द लोन वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी क्या है यहां पर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी दिया हुआ है। यहां पर तो हमने देखा कि किस किस मतलब एक लमसम सा फॉर्म में कि कितना बैंक के पास में लायबिलिटी है, कितना बैंक के पास में एसेट है। अब हम लोग इसको डिफरेंट टाइम बकेट्स में, जो टाइम बकेट्स हमने देखा था ना, 10 टाइम बकेट्स, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था 10 टाइम बकेट्स, ये टाइम बकेट्स, इसी टाइम बकेट के बेसिस पे अब हम लोग इसको, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ रहेगा, इसको क्वेश्चन इसको डिवाइड करके दिया आपको, ठीक है। ये सेम टू सेम वही अमाउंट है। एक बार हाँ देखिए यहां पर क्या है, ये इनफ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बैंक के पास में इनफ्लो हो रहा है, ये बैंक का पास में ये पैसा आ रहा है, ये एसेट से जो बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है उसका फॉर्म है, इनफ्लो हो रहा है। ये डे 1 में हमने देखा था। फिर जो डे 2 से लेकर के जो सेकंड बकेट 2 से लेकर के 7 दिन तक, थर्ड बकेट 8 से 14 दिन तक, चौथा बकेट 15 से 28 दिन तक, इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। और ये आपका टोटल दिख रहा है यहाँ पर, ये टोटल वही वाला ऊपर जो हमने टोटल देखा, ये 6000 और ये 6000 देखिए आपको सेम दिखेगा, ये एसेट का पार्ट है, ठीक है, ये वाला। अभी देखिए यहां पर क्या है, ये कैश जो है, कैश में ये डे फर्स्ट में आपका कैश 1000 करोड़ है, ठीक है। और जो कॉल मनी है वो आपका डे फर्स्ट में ही, देखिए हमने वहां पर देखा था कि जो फ्लक्चुएट होता है, जो टॉलरेंस लेवल दिया गया है आरबीआई के द्वारा, वो आपको स्टार्टिंग के 4 बकेट्स में ही दिखता है, यही यहां तक ही आपको टॉलरेंस लेवल दिखेगा। इसका मतलब नॉर्मली जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना आपसे, तो ज्यादातर मान के चलिए कि आपको इसी पार्ट पे फोकस करना है ज्यादातर, क्योंकि इसी पार्ट में आपका टॉलरेंस लेवल ऊपर नीचे होता है, आपको वहां पर ध्यान रखना है कौन सा, ये स्टार्टिंग होता है 5 से, फिर ये 10%, ये 15%, ये 20%, ठीक है। तो ये हो गया कैश मनी जो आपका डे 1 के लिए फर्स्ट बकेट में है 1000 करोड़, कॉल मनी फिर यहां पर रखा हुआ है 2000 करोड़, टोटल जो डे 1 का पार्ट आ गया वो 3000 करोड़ हो गया। उसी तरह से जब हम लोग देख रहे हैं डे 2 में, सेकंड बकेट में 2 दिन से लेकर 7 दिन तक, तो यहां पर जो लोन हुआ फिक्स्ड लोन, फ्लोट लोन ये दिया गया है 500 करोड़ पे, तो ये 500 करोड़ टोटल इसका आ गया। उसी तरह से जब हम लोग ये देख रहे हैं कि 8 दिन से लेकर के 14 दिन तक थर्ड बकेट में, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर, निल। उसके बाद देख रहे हैं कि ये चौथा बकेट है 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक में, यहाँ पर एक लोन दिया हुआ है बैंक का, जो टोटल बैंक का लोन है फिक्स्ड लोन, वो 500 करोड़ इस टेन्योर में आ रहा है, तो यहाँ पर ये टोटल 500 करोड़ हो रहा है। तो इसी तरह से करते करते ये और ये ऊपर वाला, ये पार्ट और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों का दोनों ही सेम होगा। आप यहाँ पर भी देखोगे कि ये आपको 6000 करोड़ है यहाँ पर, ठीक है। ये कैश जो है
ये कैश, ये 1000 करोड़ है, ये यहीं का यही कैश, ये 1000 करोड़ है जो यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। ये 1000 करोड़ हुआ, ये एसेट का पार्ट हुआ, ये 1000 करोड़ यहाँ पर है। जो कॉल मनी 2000 करोड़ है, ये कॉल मनी यहाँ पर 2000 करोड़ है। इसी तरह से लोन और जो लोन्स है फिक्स्ड और फ्लोट, ये दोनों इसी तरह से यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक फिगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है, ऊपर में एक फिगर हो गया, इसको ध्यान से आपको देखने का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे वाले और फिगर में। ये आउटफ्लो है, ध्यान दीजिएगा। ये बैंक से जो पैसा निकल रहा है, किसी तरह का डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक को जब पैसा देना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या है कि सेविंग बैंक में जो है वो फर्स्ट बकेट में आपको 150 करोड़ ये एक तरह से इंटरेस्ट जा रहा है, इस पर से बैंक का जा रहा है, तो बैंक को नुकसान नहीं, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो करंट डिपॉजिट है उस पर 195 करोड़ जा रहा है, ठीक है। और ये इसी मतलब इतना टोटल जो एक्सपोजर है बैंक का, चाहे एसेट्स का हो चाहे लायबिलिटीज हो, वो फर्स्ट जो बकेट है टाइम बकेट, उसमें टोटल का टोटल ये 345 करोड़ आ रहा है। जो सेकंड टाइम बकेट है उसमें यहाँ पर जो टर्म डिपॉजिट है वो देखिएगा 600 करोड़ का है, तो यहाँ पर टोटल आपका 600 करोड़ हो रहा है। उसी तरह से थर्ड बकेट है, फोर्थ बकेट है, इसी तरह से चलते चलते यहाँ पर ये इसी चीज को आपको ये मैनेज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आपको बता रहा है, आरबीआई हैज गिवन द मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल। जो मैंने आपको बताया था ना कि आरबीआई ने अपना मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल दिया है, वो स्टार्टिंग के 4 बकेट में ही दिया है। जो स्टार्टिंग का 4 बकेट है ना, ये जो 4 बकेट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी बकेट में दिया, प्लस जो भी वो टॉलरेंस लेवल है वो आपके आउटफ्लो पे ही देखा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आरबीआई ने जो फर्स्ट आपको जो टाइम बकेट्स दिया उसमें से फर्स्ट 4 टाइम बकेट्स में ही टॉलरेंस लेवल होता है। उसका मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो ज़्यादातर आपको इसी 4 बकेट से आएगा, क्योंकि उसके बाद वालों में तो उतना ज़्यादा आपको कुछ समझने को है नहीं, ठीक है। अभी देखिए, अमंग द गिवन ऑप्शंस नेगेटिव लिक्विडिटी मिसमैचेस आर फाउंड इन। नेगेटिव लिक्विडिटी मिसमैच किसमें फाउंड हो रहा है? नेगेटिव लिक्विडिटी मिसमैच मतलब कि नेगेटिव गैप आपको दिखाना है कि वो किस में आपको निकल रहा है, ठीक है। अभी देखिए, आपको नेगेटिव मिसमैच दिखाना। नेगेटिव मिसमैच का मतलब क्या होता है कि जो आपका आउटफ्लो रहता है, जो आपका आउटफ्लो होगा वो ज्यादा होगा और जो आपका इनफ्लो होगा वो आपका कम होगा। इसका मतलब कि देखिए, यहां पर जो ऊपर वाला पार्ट जो हमने देखा, ये ऊपर वाले पार्ट में ये इनफ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि ये पार्ट में कम होना है। और जो उसके बाद का पार्ट हमने देखा आउटफ्लो का, ये आउटफ्लो आपका ज्यादा होगा, ये आउटफ्लो ज्यादा होगा किसी टाइम बकेट में। अब कौन कौन सा टाइम बकेट का, ये आपको जस्ट एक बार ऑप्शंस में देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस में है क्या क्या। तो आपके पास ऑप्शन में है नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट डे मतलब जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट बकेट होता है उसको नेक्स्ट डे भी बोलते हैं। नेक्स्ट डे है, या फिर 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक जो सेकंड बकेट हो गया। फिर थर्ड बकेट आपको दिया हुआ जो 8 दिन से लेकर 14 दिन तक है। और फिर ये चौथा बकेट हो गया जो 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक है, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है क्या इसमें आपका नेगेटिव लिक्विडिटी है, या इसमें है, या इसमें, या इसमें, या फिर ऑल एक्सेप्ट नेक्स्ट डे। इन सभी में, तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो अभी हम लोग एक बार जस्ट देख लेते हैं कि आउटफ्लो ज्यादा होना है, इनफ्लो कम होना है, इसका मतलब। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आउटफ्लो फर्स्ट बकेट में हमारा आउटफ्लो कितना हो रहा है। फर्स्ट बकेट में हमारा आउटफ्लो हो रहा है 345 रुपया, ठीक है। और यहां पर जब हम लोग इनफ्लो का केस में देख रहे हैं, इनफ्लो का केस में फर्स्ट बकेट में आपका आ रहा है 3000, मतलब इनफ्लो है आपका 3000 और उसमें आपका आ रहा है 345 रुपया आउटफ्लो में। तो ये तो आपका नेगेटिव गैप नहीं हो रहा है, ये तो आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आपका जो एसेट साइड है वो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है और आउटफ्लो कम हो रहा है। तो ये फर्स्ट बकेट है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक जो सेकंड बकेट है। अब हम लोग सेकंड बकेट में पहले आउटफ्लो देखते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। तो सेकंड बकेट का टोटल आउटफ्लो ये हो रहा है 600 करोड़, ठीक है। तो सेकंड बकेट का आउटफ्लो हो रहा है 600 करोड़। अब हम लोग सेकंड बकेट का इनफ्लो देखते हैं। सेकंड बकेट का इनफ्लो कितना हो रहा है? 500 करोड़। इसका मतलब कि आउटफ्लो 600 करोड़ है, इनफ्लो 500 करोड़ है। इसका मतलब कि यहां पर नेगेटिव टाइम लिक्विडिटी हो रहा है 100 करोड़ का, क्योंकि यहां पर आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। नेगेटिव का मतलब ही है कि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब है कि इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर हमसे यही पूछ रहा है कि कौन कौन सा बकेट में नेगेटिव लिक्विडिटी हो रहा है। तो हाँ भाई, जो सेकंड बकेट है, क्योंकि सेकंड बकेट में हमने देखा कि उसका जो आउटफ्लो हो रहा है, जो जा रहा है पैसा बैंक से, वो 600 करोड़ है, जो आ रहा है वो 500 करोड़ है। इसका मतलब कि 100 करोड़ का नेगेटिव लिक्विडिटी सेकंड बकेट में हो रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। जो थर्ड बकेट है 8 दिन से लेकर के 14 दिन तक। अब हम लोग थर्ड बकेट का आउटफ्लो देखते हैं। थर्ड बकेट का आउटफ्लो कितना है? थर्ड बकेट का आउटफ्लो है 500 करोड़। ये आउटफ्लो हो गया थर्ड बकेट का टोटल। अब हम लोग इनफ्लो देखते हैं। तो इनफ्लो थर्ड बकेट में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कि 500 करोड़ बैंक का जा रहा है और आ कुछ भी नहीं रहा है।
मतलब कि इतना बड़ा सा नेगेटिव गैप क्रिएट हो जा रहा है। मतलब कि हमने देखा कि केवल अभी तक फर्स्ट जो टाइम बकेट है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, सेकेंड टाइम बकेट में नेगेटिव गैप हो रहा है, थर्ड टाइम बकेट में नेगेटिव गैप हो रहा है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है? नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक चौथा टाइम बकेट। अब हम लोग देखते हैं चौथा टाइम बकेट का टोटल जो आउटफ्लो है वो कितना हो रहा है। ये 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक ये चौथा आउटफ्लो है, इसमें टोटल आउटफ्लो आपका 600 करोड़ का हो रहा है। ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है 600 करोड़ का, इनफ्लो कितने का हो रहा है? चौथा टाइम बकेट में इनफ्लो हो रहा है 500 करोड़ का। मतलब जो पैसा बैंक का जा रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में वो 600 करोड़ है, और जो आ रहा है वो 500 करोड़ है। इसका मतलब कि फिर यहां पर आपको 100 करोड़ का नेगेटिव गैप क्रिएट हो गया। इसका मतलब कि जो फर्स्ट टाइम बकेट है, ये टाइम बकेट, इसमें केवल आपका पॉजिटिव गैप क्रिएट हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके अलावा सेकंड में आप देख रहे हो कि यहां पर नेगेटिव गैप हो रहा है, थर्ड में नेगेटिव गैप हो रहा है, फोर्थ में नेगेटिव गैप हो रहा है। मेनली आपका क्वेश्चन जो बनेगा इन 4 टाइम बकेट्स के अंदर ही बनेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहीं पर आपका जो टॉलरेंस लेवल वगैरह है ये सब आपका यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। मतलब जो फर्स्ट है वो हमारा आंसर नहीं है, जो नेक्स्ट डे हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है, ये है, ये है। तो ऑल एक्सेप्ट नेक्स्ट डे, सारा का सारा आंसर हमारा सही है, लेकिन नेक्स्ट डे हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। ये बहुत सिंपल था, एक बार अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एग्जाम में आप इसको बेहिचक होकर के बना सकते हो। द लिक्विडिटी टॉलरेंस लेवल एज स्पेसिफाइड बाई आरबीआई इज ब्रीज्ड इन। आरबीआई ने जो लिक्विडिटी टॉलरेंस लेवल बताया है अपना, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई ने अपना लिक्विडिटी टॉलरेंस लेवल बताया है। किस किस बकेट में बताया है? फर्स्ट बकेट में बताया है, सेकंड में बताया है, थर्ड में बताया, फोर्थ में बताया। फर्स्ट में जो बताया है वो 5% है, सेकंड में जो बताया है वो 10% है, थर्ड में जो बताया है वो 15% है, और फोर्थ में जो बताया है वो 20%। ये टॉलरेंस लेवल है। तो किसी एक बकेट में ये टॉलरेंस लेवल ब्रीच हो रहा है, वो कौन सा टॉलरेंस लेवल है? द लिक्विडिटी टॉलरेंस लेवल एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई इज ब्रीज्ड इन। और आंसर अपना क्या क्या है, सॉरी ऑप्शन अपना क्या क्या है? नेक्स्ट डे, मतलब फर्स्ट टाइम बकेट, सेकंड टाइम बकेट, थर्ड टाइम बकेट, या फिर बोथ बी एंड सी, बी और सी। अभी देखिए आते हैं इसमें, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यहां पर बताया गया है जो लिक्विडिटी टॉलरेंस लेवल है, तो अभी हम लोग ये देखिए नेक्स्ट डे में तो यहां पर हमारा लिक्विडिटी मतलब नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट डे हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले वाले में देखें ना कि जो नेक्स्ट डे है, जो फर्स्ट वाला बकेट है, वो वहां पर हमारा पॉजिटिव गैप हो रहा है। तो यहां पर उसका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग लिक्विडिटी जो टॉलरेंस लेवल निकालते हैं वो हम लोग आउटफ्लो पे निकालते हैं कि आउटफ्लो का ये 5%, आउटफ्लो का 10%, आउटफ्लो का 15%, आउटफ्लो का 20%, ये जो 4 टाइम बकेट होगा उसके अकॉर्डिंग में। तो हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता नेक्स्ट डे वाला। तो अभी हम लोग आते हैं, डायरेक्टली आते हैं हम लोग जो हमारा सेकंड टाइम बकेट है, जो 2 दिन से लेकर 7 दिन तक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेकंड टाइम बकेट का आपका आउटफ्लो कितना है। सेकंड टाइम बकेट हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये सेकंड टाइम बकेट का आपका आउटफ्लो हो गया 600 करोड़। और सेकंड टाइम बकेट के लिए जो टॉलरेंस लेवल है वो कितना है? 10%। तो अभी आप इस 600 करोड़ का 10% निकालिए, 600 करोड़ का 10% आ जाएगा आपका 60। अभी 60 आप इससे माइनस कर दीजिए, 600 में से आप 60 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 60 नीचे तक जा सकता है। अगर 60 इससे कम रहता है, इस 600 में से 10% अगर कम है, 10% मतलब 60 हो गया, मतलब 600 में से 60 अगर कम कर देते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 540। मतलब कि इनफ्लो अगर 540 तक में है तो फिर ये आरबीआई इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये 540 से नीचे हुआ तो फिर आरबीआई के हिसाब से ये यहां पर गड़बड़ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इनफ्लो का जो टोटल सेकंड बकेट का कितना आ रहा है। सेकंड बकेट में टोटल इनफ्लो आ रहा है हमारा 500, जो कि 540 से कम है। 540 ज्यादा है, 500 कम है। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां पर ये ब्रीच हो रहा है। जो आप फिर से समझिए इस चीज को, सॉरी, जो आउटफ्लो दिया जाता है, जो टॉलरेंस लेवल है वो आउटफ्लो पर आपको देखना है। फर्स्ट टाइम बकेट के लिए 5% है, सेकंड टाइम बकेट के लिए 10% है, थर्ड के लिए 15 और फोर्थ के लिए 20। अभी इस आउटफ्लो पे ही देखा जाता है। तो हम लोग जब अभी पहला वाले को देख रहे हैं, पहला वाला मतलब सेकंड टाइम बकेट, क्योंकि यहां पर अपने को पॉजिटिव गैप दिख रहा है, तो ये नेगेटिव गैप जो हम लोग को यहां पर दिख रहा है ये 600 है। 600 इस टाइम बकेट के लिए हमारे पास में 10% है टॉलरेंस लेवल। तो 600 का जब आप 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 आप इससे माइनस करोगे, क्योंकि 60 तक मतलब अगर 60 उससे कम रहेगा, 10% तक कम है मतलब 60 तक कम है। किससे कम है? 600 से।
तो 600 से 60 अगर कम कर देते तो 540 आ गया। इसका मतलब कि इनफ्लो अगर 540, 541, 542, 540 से ऊपर लेकर 600 तक कुछ भी है, आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टॉलरेंस लेवल 10% का है। लेकिन अगर ये 540 से कम हुआ, 539 भी हो गया, तो यहां पर ये ब्रीच करता है, फिर वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला बकेट है, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड बकेट ये हमारा आंसर होगा। थर्ड बकेट जो है 8 दिन से लेकर के 14 दिन तक, इसमें एक बार देखते हैं भाई। अभी थर्ड बकेट में हमारा टोटल आउटफ्लो कितना हो रहा है? थर्ड बकेट में हमारा टोटल आउटफ्लो हो रहा है 500 करोड़ का, और थर्ड बकेट का हमारा टॉलरेंस लेवल कितना है? 15%। तो 500 करोड़ का जब आप 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 500 करोड़ का 15% 75 हो गया, 75 करोड़ हो गया। ठीक है, अभी मतलब इसका मतलब कि 500 में जब आप 75 माइनस कर दो, 500 में आप 75 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 425। इसका मतलब कि 425 तक अगर रहता है इनफ्लो टोटल थर्ड बकेट का, तो आरबीआई उसको मान लेगा। लेकिन अगर ये 424 हो गया या 424 हो गया या 420 हो गया, मतलब 525 से कम आ गया, तो फिर वो ब्रीच कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं जो ये बकेट है 8 दिन से लेकर 14 दिन तक, जो थर्ड बकेट है, उसमें हमारा इनफ्लो कितना है? उसमें हमारा इनफ्लो कुछ है ही नहीं, नील है। इसका मतलब कि केवल आउटफ्लो और आउटफ्लो है, तो वो ऐसे भी फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर आपको ज़्यादा से मतलब आपको कम से कम यहां पर 425 तो आपको रहना ही है, 425 आपको यहां पर रहना है, लेकिन यहां पर है 0। इसका मतलब ये तो ऐसे ही आपका फुलफिल हो जा रहा है, मतलब कि आपका ये जो ब्रीच कर रहा है वो सेकंड में भी कर रहा है, थर्ड में भी कर रहा है, क्योंकि आरबीआई जो बताया 10%, 15% वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ये हमारा आंसर में ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बोथ बी एंड सी। तो हाँ, जाहिर सी बात है यार, ये हमने देखा कि ये तो होगा नहीं, ये जो हमारा ए वाला है ये होगा नहीं, और ये हमारा ब्रीच कर रहा है, ये भी हमारा ब्रीच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ द बैंक फॉलोड आरबीआई गाइडलाइंस विथ रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो अभी बैंक ने, देखिए मैंने आप अगर हमारा पहले का वीडियो को रेफर किए तो उसमें आपको दिखेगा कि हमने देखा था कि जो सेविंग बैंक और जो करंट अकाउंट है, और जिसको कासा हम लोग बोलते हैं, कासा एक्चुअली हमारे इंडियन बैंक्स के लिए मेन जो फंड है उसका सोर्स कासा ही है। तो पूरा का पूरा कासा अगर आप ऐसे देखोगे तो वो उसको हाईली वॉलेटाइल है। लेकिन जब इंडिया का बात आता है तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, आप पूरा का पूरा कासा को वॉलेटाइल फॉर्म में आप नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए क्या किया, जो सेविंग बैंक है, सेविंग अकाउंट का 10% मान के चला ये वॉलेटाइल है, रिमेनिंग 90% ये आपका कोर में आता है। और करंट अकाउंट का केस में माना कि ये इसका 15% वॉलेटाइल है और 85% कोर में आता है। इसका मतलब कि सेविंग जो है उस सेविंग अकाउंट का 10% तक हम लोग ले सकते हैं। ये आपको कहां रखना है, और करंट अकाउंट का 15%, ये दोनों को आपको कहां रखना है, ये आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टाइम बकेट में रखना है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 टाइम बकेट है, पहला दिन 2 दिन से लेकर 7 दिन, 8 दिन लेकर 14 दिन, इसी टाइम बकेट के अंदर में आपको इसका 10% और इसका 15% रखना है। तो सेविंग अकाउंट का 10% और करंट डिपॉजिट का 15%। तो अब हम लोग को यह देखना है कि क्या इस चीज को फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग सेविंग अकाउंट के केस में देखते हैं। सेविंग अकाउंट का केस में देखिए ये हो गया, अभी सेविंग अकाउंट हो गया, ये करंट डिपॉजिट हो गया ये। ठीक है, आप देखोगे कि देखिए जो सेविंग का जो टोटल आपको दिख रहा है ये 1500 है। 1500 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना होगा, ये होगा 150। तो यहां पर ये 150 मतलब ये फुलफिल कर रहा है। अभी हमने देखा ना भाई कि जो टोटल सेविंग है वो 1500 करोड़ का है, लेकिन ये पूरा का पूरा आप इसको वॉलेटाइल फॉर्म में नहीं रख सकते हो। आपको ये इसका जो वॉलेटाइल फॉर्म रहेगा, ये सेविंग अकाउंट का 10% ही रह सकता है, और इसका 10% 150 होता है, और इसको आप स्टार्टिंग का 3 बकेट में ही रख सकते हो। स्टार्टिंग का 3 बकेट में है, प्लस ये 150 है, फुलफिल एग्जैक्ट वही आ रहा है 10%, ये तो कंप्लीट है। ठीक है, करंट का केस में ये हम लोग देख रहे हैं करंट डिपॉजिट, इसका जो टोटल है वो 1300 करोड़ है। इसके केस में हमने कितना देखा था, 15%। तो 1300 का 15% कितना हुआ, आप जब देखोगे 1300 इंटू 15% आएगा 195। इसका मतलब कि ये भी फुलफिल हो रहा है, और इसको भी स्टार्टिंग के 3 बकेट के अंदर में ही रखा गया है। इसका मतलब कि सेविंग में भी फुलफिल हो रहा है और करंट में भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन है हमारा बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट, ये हो गया हमारा आंसर। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंफ्यूजन होने से आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक अंडर अल्टरनेट सिनेरियो वाज अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। देखिए नॉर्मल मार्केट कंडीशन हमने देखा था ना कि 3 अल्टरनेट सिनेरियो हमने देखा था, तो ये उसी से रिलेटेड है कि अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशन के अंदर में पॉजिटिव गैप हो रहा है 600 करोड़ का, मतलब कि जो आरएसए है
वो एनी हाउ ज्यादा है RSL से, तभी ये पॉजिटिव गैप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड दैट ऑफ अंडर बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस। हमने 3 चीज देखा था, एक हमने नॉर्मल मार्केट कंडीशन देखा था, आपको ध्यान होगा, आप अगर नहीं देखे हो तो आप हमारा पहले का वीडियो को देख सकते हो। नॉर्मल मार्केट कंडीशन, इसमें भी हमने देखा था कि कुछ कैलकुलेशंस। उसके बाद जो एक दूसरा फॉर्म आता है वो होता है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, मतलब कि उस पर्टिकुलर बैंक में कुछ क्राइसिस आया है जिसके कारण कस्टमर हेजिटेट कर रहे हैं। वो वहां पर उस कंडीशन में देखा जाता है कि जो बैंक का इनफ्लो है वो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक का जो आउटफ्लो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब ज्यादा कस्टमर अपना पैसा उससे निकाल ले रहा है, क्योंकि ये मान रहा है कि हो सकता है कि ये बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कल होकर के बैंक चल नहीं पाएगा। तो सेकंड है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस। और जो थर्ड आता है वो था जनरल मार्केट क्राइसिस। ये एकदम मतलब भीषण वाला क्राइसिस जो हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा मार्केट कंडीशन ही गिर चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टमिक फेलियर हो चुका है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इसी में होता है, जनरल मार्केट क्राइसिस में। तो यहां पर आपको बता रहा है कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में एक कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि जो RSA हो वो 1400 करोड़ हो, जो RSL हो वो 800 करोड़ हो। RSA हो सकता है कि 700 करोड़ हो, तो RSL हो सकता है 100 करोड़ हो। मतलब दोनों का डिफरेंस मिलाकर के आपको पॉजिटिव 600 करोड़ दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाले जब वो आ रहा है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस में, तो यहां पर देखिए, यहां पर नुकसान हो रहा है, ये -500 करोड़ में आ जा रहा है। और मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो जनरल मार्केट क्राइसिस में हो रहा है। तो ये आपको यहां पे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में 600 करोड़ का पॉजिटिव हो रहा है, जो इससे खराब वाला कंडीशन है उसमें 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट बैंक्स लिक्विडिटी पोजीशन अंडर जनरल मार्केट क्राइसिस। तो जनरल मार्केट क्राइसिस में इसमें से कौन सा हो सकता है? ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया ना कि सबसे अच्छा कंडीशन हो गया नॉर्मल मार्केट कंडीशन, उसके बाद जो खराब कंडीशन आता है वो होता है बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, जो सबसे खराब कंडीशन है वो होता है जनरल मार्केट क्राइसिस। तो अगर बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस में ऑलरेडी बैंक को -500 का नेगेटिव गैप चल रहा है, तो जो जनरल मार्केट क्राइसिस है ये सबसे खराब है, मतलब इससे भी ज्यादा बैंक को नुकसान होगा। अभी ये देखिए कि इससे भी ज्यादा जो बैंक के लिए नेगेटिव वाला है ऑप्शन वो कौन सा है? ये पॉजिटिव में है, नहीं होगा। ये तो इससे कम है क्योंकि ये -500 है, ये -100 है, तो ये तो इससे अच्छा हो गया। यही एक कंडीशन आपको दिख रहा है क्योंकि ये भी नहीं होगी पॉजिटिव में, यही एक कंडीशन आपको दिख रहा है जो -500 से भी खराब है। इसका मतलब कि एनी हाउ आपका आंसर हो जाएगा -800। यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में यही बात फिट करके रख लेना है। जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताए थे, सबसे अच्छा जो मार्केट में चल रहा है अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशन, तो बैंक को वहां पर प्रॉफिट हो रहा है और वो पॉजिटिव गैप में है। उसके बाद अगर कुछ खराबी आता है, मार्केट बैंक स्पेसिफिक कोई क्राइसिस आता है, तो यहां पर देखा जा रहा है तो बैंक को -500 का नेगेटिव गैप आके खड़ा हो गया है। और इससे भी खराब कंडीशन हो सकता है जनरल मार्केट क्राइसिस में, जब पूरा सिस्टमिक फेलियर हो चुका है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा होगा बैंक को नुकसान। तो इससे ज्यादा ऑप्शन यहां पर कौन सा है? इससे ज्यादा ऑप्शन है ये -800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी अब आते हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल बैंक है, उसने कुछ फंड रेज किया है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक हैज रेज फंड बाय वे ऑफ, उसने 91 डे का फिक्स डिपॉजिट दिया। मतलब मान लीजिए कि बैंक ने कोई फिक्स FD इशू किया है। ठीक है, बैंक ने FD इशू किया है और उसके अगेंस्ट पे बैंक को कुछ फंड मिले। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास में कोई पैसा है, आप जाके बैंक में FD कराते हो, सपोज कीजिए आपके पास 5 लाख रुपया है, आप जाके बैंक में FD करा रहे हो, बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट दे दिया और वो 5 लाख रुपया तो आपने बैंक को दिया ना, तो अब बैंक के पास वो 5 लाख रुपया आ गया है, तो यहां पर बैंक के पास से पैसा है। अब जाहिर सी बात है कि बैंक यहां पर क्या बता रहा है कि जो कस्टमर को FD दिया गया वो 6% पे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बैंक इस पैसे को ऐसे जगह लगाएगा जहां पर इसको 6% से प्लस में बेनिफिट रहा है, क्योंकि 6% तो इसको कस्टमर को वापस कर देना है, तो ये खुद का क्या कमाएगा? तो एनी हाउ इसको 7%, 8%, 9%, 10% पे कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये वही ऑप्शन अपने को दे रहा है कि इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है या क्या सही रहेगा। तो यहां हमने देखा कि 91 डेज के लिए फिक्स डिपॉजिट 6% पर बैंक ने इशू किया, बैंक के पास पैसा आ गया। अब उस फंड को बैंक को इन्वेस्ट करना है। 3 ऑप्शंस दिया यहां पर। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो वो सेम 91 डेज के लिए ट्रेजरी बिल खरीद लेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया कि यहां पर 91 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, 6% देना पड़ेगा, उसी पैसे को उठा करके ये 91 दिन के लिए ट्रेजरी बिल खरीद लेता 8% पे, मतलब 6% उसको देना पड़ेगा, 8% उसको मिल रहा है, मतलब बैंक को एनी हाउ यहां पर 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? 91 डेज फ्लोटिंग रेट लोन। यहां ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोटिंग रेट लोन अगर बैंक दे देगा 8% पे दे रहा है, ये 91 डेज के लिए दे रहा है, 8% पे ही दे रहा है विथ मंथली रीप्राइसिंग, मतलब कि 6% पे वो FD ले रहा है और 8% पे लोन दे रहा है। यहां पर भी वो 2% कमा रहा है, यहां पर फ्लोटिंग रेट है, मतलब कि ये जो लोन अभी जब इशू कर दिया है तो इस लोन का रेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा।
थर्ड क्या है कि अगर ये 3 साल के लिए टर्म लोन दे देता 8% पे, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 91 डेज के लिए बैंक को पैसा मिला है। अगर ये 3 साल के लिए दे दे रहा है, इसका मतलब कि 91 डेज से जो भी ज्यादा का पीरियड रहेगा 3 साल तक, यहां पर बैंक को अपना फंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनी हाउ वो 91 डेज के बाद हो सकता है कि ये आकर के अपना एफडी को रिन्यूअल करा दे। ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो 91 डेज के बाद 92 93 डेज में आकर के भाई वो मेरा एफडी का पैसा, मेरा 6% इंटरेस्ट आप मेरे को वापस कर दो। उसके बाद भी ये लोन तो चलता रहेगा, बैंक ने 3 साल के लिए लोन दिया है, तो यहां पर ये कंडीशन है। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ द बैंक मेक्स इन्वेस्टमेंट इन 91 डेज ट्रेजरी बिल, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर अगर सपोज कीजिए कि बैंक ने वो एफडी का पैसा इस पर लगा दिया, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दीज 91 डेज पीरियड देयर इज 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये 91 डेज के तहत में 1% का इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट रेट पे, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 91 डेज, 91 डेज के बाद में उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपको यहां पे बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि इफ द बैंक मेक्स इन्वेस्टमेंट इन 91 डेज, बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट करना था वो 91 डेज ट्रेजरी बिल पे कर दिया 8% पे, सेम वही जो ऑप्शन यहां पे दिया हुआ, इस ऑप्शन पे ही यहां पर इसने कर दिया इन्वेस्ट, एंड ड्यूरिंग दीज 91 डेज पीरियड देयर इज 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब देखिए यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट बोल रहा, तो इस इंटरेस्ट रेट का मतलब ये इंटरेस्ट रेट भी होगा जिस पर बैंक ने ये अपना ट्रेजरी बिल खरीदा है, साथ ही साथ ये इंटरेस्ट रेट भी होगा जिस पर बैंक को एफडी देना है, क्योंकि ये एक सिंपल इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, ठीक है। अगर ये बोलता है मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट फिर इस पर आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली मार्केट से उधार ले रहा है, लेकिन उसको जो वापस करना है वो 6% पे ही करना है। तो यहां पर बोल रहा है इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब कि ये 6 से बन जाएगा 7, ये 8 से बन जाएगा 9, क्योंकि 1% इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमने हमारे इसी वीडियो में पहले भी देखा ना कि अगर सेम उसी मैग्नीट्यूड से अगर इंक्रीज हो रहा है और आरएसए जो है वो आरएसएल से ज्यादा है, आरएसए इज ग्रेटर देन आरएसएल, क्योंकि आरएसए यहां पर जो भी हो रहा है वो आपका 8% लेकर के आ रहा है, और आरएसएल जो भी हो रहा है आपका 6% आपको देना पड़ रहा है, तो आरएसए ज्यादा हुआ आरएसएल से। उस कंडीशन में अगर सेम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है तो उसमें एनआईआई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बैंक का जो इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर 91 डेज, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट रेट दोनों पे बढ़ रहा है, 1% का इंटरेस्ट रेट, ये 8 बन जा रहा है 9, और वो जो ऊपर में हमने देखा 6 वो बन जा रहा है 7, तो सेम उसी मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है आगे में, और दोनों पे बढ़ रहा है, और आरएसएल इज ग्रेटर देन आरएसएल, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा को दिमाग में फिट करके रख लेने का है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट का मतलब कि 8% भी और वो 6% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ बैंक इन्वेस्ट द फंड इन 91 डे फ्लोटिंग रेट लोन, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना फ्लोटिंग रेट लोन, इस पर बैंक ने मान लीजिए इन्वेस्ट किया, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है 91 डेज फ्लोटिंग रेट लोन, उस पर किया, वो एट द रेट ऑफ 8% विथ मंथली रीप्राइसिंग, देयर इज इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है आफ्टर 1 मंथ, और ये फ्लोटिंग पे है, इसका मतलब कि ये 8% बन जाएगा आपका 9%, और जो एफडी पर आप 6% दे रहे हो वो 6% का 6% ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहला बात तो ये बोल रहा है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट, दूसरा ये फ्लोटिंग रेट है, ये चेंज हो सकता है, तो यहां पर केवल और केवल ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज होगा, 8 बन जाएगा, वो चेंज होकर क्या ये बता रहा है, इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड देयर इज इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट आफ्टर 1 मंथ, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन एनआईआई, ठीक है। अभी मान लीजिए कि जो आरएसए है, आरएसए पे जो आपको मिल रहा था इसके हिसाब से आपको 8% मिल रहा था, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि इसमें इंक्रीज होगा, मतलब वो इंक्रीज होकर के 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, मतलब एसेट एनी हाउ का बढ़ने जा रहा है। और जो लाइबिलिटी पार्ट है, जो आरएसएल पार्ट है, वो आरएसएल पर जो आपने एफडी दे रखा है वो 6% का 6% ही रहेगा, क्योंकि उस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका बोल रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आरएसए 8% से 9, 10, 11 बढ़ गया, लेकिन ये 6 का 6 रह गया। तो हर कंडीशन में, इस सिचुएशन के हर कंडीशन में ये 9 बढ़े, 10 बढ़े, 11 बढ़े, यहां पर बैंक को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा ही होगा 100%। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एनआईआई विल इंक्रीज, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम आपका एनी हाउ बढ़ेगा। पहले जो भी आपका आरएसए था और आरएसएल था,
अभी आरएसए आपका इंक्रीज कर रहा है, आरएसएल आपका सेम वही रहेगा 6% का 6%, तो जाहिर सी बात है एसेट आपका बढ़ रहा है, लायबिलिटी आपका वही रहेगा, मतलब आपका नेट जो इनकम है वो बढ़ रहा है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम एनी हाउ इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इफ द बैंक इन्वेस्ट इन 91 डेज, जो थर्ड वाला ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड वाला ही ऑप्शन है, बस इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है कि यहां पर ये बता रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है और यहां पर क्या बता रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यो 91 डेज फ्लोटिंग रेट लोन में ही दिया है और जो रेट है वो गिर रहा है, तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखें कि भाई आरएसए जो भी है और आरएसएल ये है। ठीक है, आरएसए हमने देखा कि 8% से जब वो 9 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, मतलब जब इंक्रीज कर रहा है तो एनी हाउ ये टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आरएसए जो हो गया, आरएसए और आरएसएल, ये पहले था 8%, ये था 6%, अभी मान लीजिए कि 8% से आ गया 7% पे, या आ गया 6% पे, तो अभी जाहिर सी बात है पहले जो कंडीशन था उससे इसमें नुकसान ही होगा, तो एनी हाउ बैंक को एनआईआई जो होगा वो बैंक का कम ही होगा, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी वही रह रहा है। इसका मतलब कि एसेट कम होते 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 तो ये इसका इफेक्ट दिखेगा नेट इंटरेस्ट इनकम पे। ठीक है, तो ये हमने इसके अगेंस्ट में ये केस के अगेंस्ट में हमने 3 क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट केस पे। यहाँ पर कुछ एक फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे XYZ बैंक है, कोई एक बैंक है, उसका कुछ एक लायबिलिटीज बताया गया जो 31 मार्च 2015 के आधार पर बताया गया। कैपिटल कितना है 1180 करोड़, रिजर्व कितना है 12,000 करोड़, करंट डिपॉजिट कितना है 1,000 करोड़, सेविंग डिपॉजिट कितना है 4,000 करोड़, टाइम डिपॉजिट 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक में है 400 करोड़, 29 दिन से लेकर 3 महीने तक में है 800 करोड़, 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक में है 1200 करोड़, 6 महीने से लेकर के साल भर में अब 2,000 करोड़, और 1 साल से ज़्यादा और 3 साल तक में 1,200 करोड़, 3 साल से ज़्यादा 5 साल तक में 600 करोड़, और 5 साल से ज़्यादा वाले में 800 करोड़। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये बोरोइंग लिया गया, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई ये 400 करोड़ लिया हुआ है। ठीक है, अभी इसी फिगर के ऊपर में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट डिपॉजिट टू बी प्लेस्ड अंडर 1 to 14 डेज बकेट। 1 to 14 डेज बकेट के अंदर में आपको कितना अमाउंट आपको प्लेस करना है। 1 to 14 डेज, ध्यान दीजिएगा, 1 to 14 डेज कब से होता है, नेक्स्ट डे जो फर्स्ट बकेट होता है वो फर्स्ट डे का होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे भी बोलते हैं। सेकंड बकेट जो होता है वो 2 से लेकर के 7 दिन तक में होता है। थर्ड जो होता है वो 8 से लेकर के 14 दिन तक में होता है। तो ये बोल रहा है 1 से लेकर 14 दिन तक, मतलब कि ये फर्स्ट बकेट भी ले रहा है, सेकंड बकेट भी ले रहा है, थर्ड बकेट भी ले रहा है, तभी जाकर के 1 दिन से लेकर 14 दिन तक में रहेगा। अभी यहां पर बोल रहा है कि करंट डिपॉजिट जो है वो कितना रहना है। अभी हम लोग इसके पहले भी इसी चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो करंट डिपॉजिट होता है वो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 बकेट में होता है वो 15% रहता है। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है कि करंट डिपॉजिट यहां कितना है। यहां करंट डिपॉजिट दे रहा है 1,000 करोड़, तो 1,000 करोड़ का 15% आप निकाल दो, 1,000 करोड़ का 15% आएगा 150 करोड़। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है, आप समझिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार दिमाग में फिट हो गया तो फिर दिमाग से नहीं निकलेगा। ये सिंपल से आपको बोल रहा है कि जो करंट डिपॉजिट है वो 1 से लेकर के 14 दिन तक का जो बकेट है उसमें कितना होगा करंट डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट टोटल दिया हुआ है 1,000 करोड़, उसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि स्टार्टिंग का फर्स्ट 3 बकेट में 15% ये रहता है, जो रिमेनिंग 85% है वो कोर डिपॉजिट होता है। तो ये जो फ्लक्चुएट करने वाला पोर्शन है 15 करोड़, ये सॉरी 15%, ये 15% 1,000 करोड़ कितना हो जाएगा 150 करोड़। तो 150 करोड़ हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग डिपॉजिट टू बी प्लेस्ड। सेम यही क्वेश्चन है, पहले करंट डिपॉजिट के केस में हमने देखा, अब हम लोग बताना कि सेविंग डिपॉजिट के केस में कितना होगा। तो करंट डिपॉजिट में हमने देखा कि ये 15% था, सेविंग पे कितना था 10%, जो रिमेनिंग 90% है वो कोर डिपॉजिट होता है। तो सेविंग का 10%, तो सेविंग कितना है 400 करोड़, इसका 10% कितना होगा ये 4,000 करोड़ है सेविंग, उसका 10% हो जाएगा 400 करोड़। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल था, बिना किसी क्वेश्चन को कोई रफ वर्क किए हुए आपको इस सब का आंसर। अभी यही अगर आपको ये 10% और 15% वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता रहेगा तो आप इसको बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट डिपॉजिट टू बी प्लेस्ड इन 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर बकेट में। जाहिर सी बात है, अब उसके बाद जो बकेट आ रहा है वो हमने देखा है कि इसको 8th वाले बकेट में रखा जाता है, जो कोर डिपॉजिट रहता है 1 से लेकर के 3 ईयर वाले बकेट में। तो अगर इसमें से जो टोटल आपका करंट डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट 1,000 करोड़ में से 150 करोड़ तो आपका इसी में आ गया, तो जो बच गया 850 करोड़ 85%, वो आपका इसमें चला जाएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 850 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग डिपॉजिट। सेम वही क्वेश्चन,
पहले करंट में था, अभी ये सेविंग में पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 3 ईयर का जो बकेट है उसमें कितना रहेगा। तो टोटल यहां पर हमने देखा था कि सेविंग का केस में 4000 करोड़ था, उसमें से 400 करोड़ आपका आ जाता है फर्स्ट 3 बकेट में, तो जो रिमेनिंग बच गया 3600 करोड़, ये आपका आ जाएगा बाकी वाला में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3600 करोड़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एफडीज दैट कैन बी प्लेस्ड अंडर द बकेट अप टू 1 ईयर। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, सिंपल थोड़ा सा। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट का एफडी रहेगा जो आपको अंडर बकेट अंडर अप टू 1 ईयर तक में ही आपको निकालना है। तो एफडी का मतलब क्या हुआ, जो टर्म डिपॉजिट होता है, बैंक जो एफडी लेता है उससे कहीं पैसे देता है, वो टर्म डिपॉजिट ही तो हुआ ना। तो यहां पर टर्म डिपॉजिट के केस में देखिए कि क्या दिया है, अप टू 1 ईयर तक आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर देखिए ये टाइम डिपॉजिट यहां से शुरू हो रहा है, टाइम डिपॉजिट 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक ये 400 करोड़ है, 29 दिन से लेकर के 3 महीने तक ये 800 करोड़ है, 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक ये 1200 करोड़ है, और 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये 2000 करोड़ है। ये आपसे 1 साल तक कहीं निकालने के लिए बोल रहा है टाइम डिपॉजिट एफडी। इन चारों को आप जब ऐड कर दोगे तो 2000 प्लस 800 प्लस 1200, फिर ये 2000 हो गया, 2000 2000 4000 और ये 400 हो गया 4400। तो टोटल आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4400। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन को खाली घुमा दिया, यहां पर आपसे एफडी के बारे में पूछ दिया। तो टाइम डिपॉजिट आपका एफडी ही तो होता है, तो यहां पर वही पूछ रहा है कि 1 साल तक में जो भी उस बकेट में आएगा वो कितना आएगा, तो 4400 करोड़ आपका उसका बकेट में रहेगा। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं। इस वीडियो में हमने केस थोड़ा ज्यादा दिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ये क्या है कि कोई एक बैंक है, एबीसी बैंक हैज द फॉलोइंग रीप्राइसिंग एसेट एंड लायबिलिटी। ये कुछ बैंक का एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। कॉल मनी बैंक के लिए एसेट हो गया भाई, क्योंकि कॉल मनी बैंक दूसरे को देता है और कोई दूसरा बैंक उससे लेता है, तो ये एक तरह से बैंक उससे इंटरेस्ट कमा रहा है, कॉल मनी बैंक के लिए एसेट हो गया। कैश क्रेडिट लोन जो सीसी अकाउंट होता है, बैंक लोन देता है, बैंक के लिए एसेट हो गया, इंटरेस्ट आ रहा है बैंक को। कैश इन हैंड, यहां पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वो पोर्टफोलियो जहां पर बैंक का इंटरेस्ट से लिंक है, इंटरेस्ट ऊपर नीचे होने से बैंक को या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा, उसी चीज को आप यहां पर लिंक करेंगे। अगर ऐसा कोई पोर्शन जहां पर वो इंटरेस्ट से लिंक नहीं है तो आप उसको वहां पर कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो कैश इन हैंड, ये इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है। अगर अभी मेरे पास 100 रुपया हाथ में है तो आज से 5 साल बाद भी ये 100 रुपया ही रहेगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कैश इन हैंड को आप सिंपली वाइप आउट कर सकते हैं, ये आपका किसी काम का नहीं है, ये सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सेविंग पे आते हैं। सेविंग बैंक के पास में डिपॉजिट जमा हो रहा है, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया। उसके बाद एफडी बैंक के लिए लायबिलिटी है। करंट डिपॉजिट कोई इंटरेस्ट लिंक नहीं है करंट डिपॉजिट से, तो ये भी आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि करंट डिपॉजिट में आप अभी 100 रुपया रखे हो, 5 साल के बाद भी ये करंट डिपॉजिट आपको 100 रुपया ही रहेगा। तो इसी के लिए इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं, करंट डिपॉजिट जो आपका किसी काम का नहीं है, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, और कैश इन हैंड कंफ्यूजन के लिए दिया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पर कॉल मनी आपका एसेट हो गया, कैश सीसी अकाउंट आपका एसेट हो गया, एफडी आपका लायबिलिटी हो गया, और यहां पर सेविंग आपका लायबिलिटी हो गया। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज द एडजस्टेड गैप इन रीप्राइसिंग। यहां पर एडजस्टेड गैप क्या हो रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो गैप हम लोग क्या देखते हैं भाई, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर ये पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव गैप, और अगर ये नेगेटिव में आया तो नेगेटिव गैप। यहां पर हम लोग देखते हैं कि एसेट में हमारा कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। एसेट में हमारा आ रहा है ये 600 प्लस एसेट में आ रहा है ये 480, तो ये टोटल आ गया हमारा 1080, ये एसेट हो गया। लायबिलिटी में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, सेविंग बैंक प्लस एफडी, तो 600 प्लस 600 1200। इसका मतलब कि यहां पर 1080 माइनस 1200, तो यहां पर ये बैंक के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव गैप ही तो हो रहा है, क्योंकि एसेट यहां पर कम है, लायबिलिटी यहां पर ज्यादा है, तो ये एसेट गैप हो रहा है। एसेट गैप कितना से हो रहा है, ये जो नेगेटिव गैप आपका हो रहा है ये 120 करोड़ से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने पहले इसको लिया क्योंकि एसेट हम लोग माइनस कर रहे थे, फिर मैंने इसको लिया लायबिलिटी वाले पोर्शन को। आप ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, लेकिन एनी हाउ आपका जो नेगेटिव गैप होगा वो 120 करोड़ का ही होगा। ये नेगेटिव गैप ही है 120 करोड़, बिकॉज एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, एसेट्स कम है लायबिलिटीज के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने आपको थोड़ा क्लेरिफाई भी किया है। द कैश इन हैंड और करंट अकाउंट डिपॉजिट आर नॉट सब्जेक्ट टू रीप्राइसिंग एज दीज आर नॉट इंटरेस्ट बियरिंग। इसमें कोई इंटरेस्ट बियरिंग नहीं रहता है कैश इन हैंड में, करंट डिपॉजिट में। इसी के लिए इसको सिंपली आप वाइप आउट कर दीजिए, उसको ऑप्शन से हटा दीजिए। ठीक है, हेंस दीज हैव बीन इग्नोर्ड,
इसको सिंपली आप इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो पता चला पूरा का पूरा आंसर आप गलत कर बैठे हो। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो एसेट पार्ट था वो एसेट पार्ट आपका आया ये दोनों मिला करके 1080, लायबिलिटी पार्ट जो था वो ये दोनों मिला करके आया ये 1200 माइनस 1080 120 करोड़ का नेगेटिव गैप क्रिएट हो गया, ये आपका 120 करोड़ आपका आंसर हो गया। ठीक है, केस वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। व्हाट इज द चेंज इन एनआईआई इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स बाय 3% पॉइंट फॉर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिल्कुल इस वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट को रेफर कीजिए, मैंने आपको थोड़ा सा एक 3 फंडा क्लियर किया था, मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आरएसए है इज ग्रेटर देन आरएसएल, एसेट पार्ट जो है वो लायबिलिटी पार्ट से ज्यादा है, और सेम मैग्नीट्यूड में ये जो 3% दिया ना, सेम मैग्नीट्यूड में अगर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो एनआईआई भी इंक्रीज होगा, और सेम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो एनआईआई भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन में क्या था कि इफ आरएसए इज लेस देन आरएसएल, इसके केस में क्या होगा कि जब इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है एनआईआई आपका डिक्रीज होगा, सेम मैग्नीट्यूड में, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे में फिर क्या था कि जब इंटरेस्ट आपका डिक्रीज हो रहा है तो एनआईआई आपका इंक्रीज होगा। और थर्ड वाले में हमने देखा था आरएसए इज इक्वल्स टू आरएसएल, और सेम मैग्नीट्यूड में अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों का दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन आ रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड में ये बढ़ रहा है, और इस केस में हमने क्या देखा, जो आरएसए है वो कम है आरएसएल से, 120 करोड़ का नेगेटिव गैप क्रिएट हो गया है ना, तो यही चीज वही है, आरएसए इज लेस देन आरएसएल, सेम मैग्नीट्यूड में आपका इंटरेस्ट इनकम गिर रहा है, फॉल हो रहा है। इफ इंटरेस्ट इनकम फॉल बाय 3%, तो जाहिर सी बात है जो एनआईआई है वो बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम गिर रहा है। इस केस में इंटरेस्ट इनकम अगर गिरेगा तो एनआईआई बढ़ेगा, तो एनआईआई सबसे पहले इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा, 120 करोड़ का हमने देखा कि वो नेगेटिव गैप क्रिएट हुआ, तो 120 करोड़ इंटू 3 कर दीजिए, 120 करोड़ इंटू 3 आ जाएगा आपका 120 करोड़ इंटू 3, ये परसेंटेज में आ जाएगा इतना परसेंट, 3%, तो ये आ जाएगा 3.60 करोड़, ये इंक्रीज करेगा एनआईआई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने फिर से आपको क्लियर किया उस पॉइंट को दिमाग में एकदम फिट करके रख लीजिए। आरएसए अगर आरएसएल से ज्यादा है और वो सेम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस केस में अगर इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है तो एनआईए बढ़ेगा, इंटरेस्ट इनकम घट रहा है तो एनआईए घटेगा। लेकिन अगर उसी मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड में है और इंटरेस्ट इनकम घट रहा है, जैसे इस केस में हमने देखा इंटरेस्ट इनकम घट रहा है, तो जब इंटरेस्ट इनकम घटेगा तो एनआईआई आपका बढ़ेगा। तो एनआईआई सबसे पहले यहां पर आपको डिक्रीज वाले पोर्शन को हटा देना है। एनआईआई नहीं आपका इंक्रीज हो, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, 3% से हो रहा है तो 1% आपका आ जा रहा है 1.20, क्योंकि टोटल आपका 120 करोड़ हो रहा है तो 1% आ जा रहा है 1.20, तो जब 1.20 आ जा रहा है 3% पे हो रहा है, तो इसका मतलब कि 3 करोड़ 60 लाख से आपका एनआईआई इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसी चीज को मैंने यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताया है पूरा। इस पूरे पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी। और अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम हमारे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बेनिफिट हो सके। एक्चुअली बहुत सारे सोर्स से हम लोग ये जो मटीरियल्स से इस डेटा को, क्वेश्चंस को, केस स्टडीज़ को कलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा समय उस पर लगता है। बस उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या है, इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि आपका इंटरेस्ट इनकम फॉल हो रहा था। इस केस में क्या है, इंटरेस्ट इनकम आपका इंक्रीज कर रहा है सेम उसी मैग्नीट्यूड से 3% से। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, क्योंकि हम लोग उसी केस में देख रहे हैं। इस केस में क्या है, जो आरएसए है इज लेस देन आरएसएल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जब इंटरेस्ट इनकम, इसके पहले के केस में हमने देखा जब फॉल हो रहा था, इंटरेस्ट इनकम जब गिर रहा था तो एनआईआई बढ़ा था। लेकिन यहां पर क्या है कि इंटरेस्ट इनकम आपका इंक्रीज कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड 3% से। तो जब इंटरेस्ट इनकम आपका बढ़ रहा है तो एनआईआई आपका गिरेगा। तो एनआईआई जब गिरेगा तो डिक्रीज, मतलब ये इंक्रीज, ये ऑप्शन हमारा दोनों हट जाएगा, बच ये या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसमें 3% से हो रहा है, 1% पे हमने देखा था 1.20, क्योंकि टोटल हमारा नेगेटिव गैप 120 करोड़ का आया था, तो 1% हो गया 1.20। तो 1.20 3%, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 करोड़, एनआईआई डिक्रीज करेगा। ठीक है, सॉरी 3.60 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख, तो ये हमारा आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना इन सभी चीज़ों पे। ये आप इसका न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने आपको समझाया जिस तरह से। अब हम लोग आते हैं, हमारा केस सेम है, क्वेश्चन अलग है। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन एनआईआई, एनआईआई में क्या चेंज आएगा
इफ इंटरेस्ट रेट, यहां ध्यान दीजिएगा, अभी दो इसके ऊपर के जो दो क्वेश्चन हमने देखा उसमें सेम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कॉल मनी पे 0.5% इंक्रीज कर रहा है, सेविंग जो अकाउंट है उस पर 0.1% इंक्रीज कर रहा है, एफडी पे 0.8% इंक्रीज कर रहा है, और जो सीसी लोन जो है कैश क्रेडिट लोन उस पर 1% इंक्रीज कर रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सभी पे इंक्रीज कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये पूछ रहा है कि एनआईआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पर आपको बोल रहा है जो कॉल मनी है, कॉल मनी कितना है 600 करोड़, उस पर आपका 0.5% इंक्रीज हो रहा है। मतलब टोटल अगर आप 600 करोड़ का 0.5% निकालोगे तो 3 करोड़ आएगा, प्लस कैश क्रेडिट, क्योंकि ये हम लोग अभी एसेट पार्ट को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम इन एसेट पार्ट, तो कॉल मनी एसेट पार्ट हो गया। उसके बाद अभी ये कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट हमारा कितना है 480 करोड़ का, उस पर कितना इंक्रीज कर रहा है 1%, तो 4.8 करोड़ हो गया। इस दोनों का जब आप जोड़ दोगे तो 7.80 करोड़ एसेट वाले पार्ट पर इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज कर रहा है, मतलब बैंक को प्रॉफिट हो रहा है 7 करोड़ 80 लाख का। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जो लाइबिलिटी वाले पार्ट में भी इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, उस पर बैंक को क्या हो रहा है, ये इंक्रीज अब हम लोग देख रहे हैं लाइबिलिटी पार्ट पे। ये क्या है, सेविंग जो है 600 करोड़ का उससे 0.1% इंक्रीज कर रहा है, तो 0.6 मतलब 60 लाख रुपए बढ़ेगा। एफडी वाला पार्ट जो 600 करोड़ का है उस पर देखे 0.8% उस पर इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल 4.8 करोड़ इंक्रीज होगा। टोटल मिलाकर के 5.40 मतलब 5 करोड़ 40 लाख रुपया लाइबिलिटी वाला जो पार्ट है इंटरेस्ट का वो बैंक का बढ़ रहा है। इसका मतलब कि टोटल जो बैंक को एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा वो है 5 करोड़ 40 लाख, ये बैंक को पे करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम बढ़ने के कारण। लेकिन बैंक का जो एसेट वाला पार्ट पे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है वो 7 करोड़ 80 लाख का हो रहा है, मतलब कि एसेट वाले पार्ट पे बैंक को ये 7 करोड़ 80 लाख ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम इस दोनों का नेट निकालेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख निकलता है। इसका मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक को 2 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट होगा। तो यही पर फिर आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि बैंक का जो प्रॉफिट वो एनआईआई जो है वो 2 करोड़ 40 लाख से इंक्रीज कर जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है, किसी तरह का कंफ्यूजन होने से मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे लिखिए, ठीक है। मैं फिर से उसको आपको क्लियरिफाई करूंगा। बहुत सिंपल सा, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एग्जाम में आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हमारा टाइम है क्विक रिवीजन का, एक बार फटाफट हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने हमारा टाइम गैप देखा 10 टाइम बकेट्स। हमने हमारे लास्ट वीडियो के जो ये 4th वाला बकेट था इसको 20 की जगह हमने 25 कर दिया था, सॉरी है उसके लिए, ठीक है। या प्लीज आप इसको 20 ही मान के चलिएगा। ये हमने देखा कि जो स्टार्टिंग के 4 जो टाइम बकेट्स रहते हैं उसी पे ये टॉलरेंस लेवल दिया हुआ है। उसके बाद का जो टॉलरेंस लेवल होता है वो उसका रेस्पेक्टिव अल्को या बैंक का जो बोर्ड होता है वो उसको अप्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहां पर वही आरएसए और आरएसएल, रिस्क सेंसिटिव एसेट और रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी। अगर ये आपको दिया हुआ है कि जहां पर रिस्क सेंसिटिव एसेट ज्यादा है, रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी कम है, मतलब एक आइडियल सिचुएशन, वहां पर अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि 1% सेम उसी मैग्नीट्यूड से इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, तो बैंक के लिए प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पहले ये 5 करोड़ 20 लाख था, उससे बढ़कर ये 5 करोड़ 60 लाख हो गया। और अगर वो 1% इंटरेस्ट इनकम कम हो रहा है तो वो 5 करोड़ 20 लाख से घट करके 4 करोड़ 20 लाख तक हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर देखा ये 3 फंडे को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख लीजिए। आरएसए अगर ज्यादा है आरएसएल से, इंटरेस्ट इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है बैंक का तो एनआईआई भी इंक्रीज होगा, और इंटरेस्ट इनकम अगर घट रहा है तो एनआईआई भी घटेगा। ये आरएसए ज्यादा हो रहा है आरएसएल से, लेकिन सेम उसी उल्टा सिनेरियो में आरएसए कम है, आरएसएल ज्यादा है, तो एनआईआई उस समय डिक्रीज होगा जब इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, और ठीक एनआईआई उस समय डिक्रीज होगा जब इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है ये। और सेम मैग्नीट्यूड में अगर वो बढ़ता है और आरएसए इक्वल टू आरएसएल है तो उस पर कोई चेंज नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहां पर इस केस को देखा, इस केस को हमने यहां पर देखा। अभी इस केस में हमने ये भी देख लिया कि भाई अगर डिफरेंट टाइम बकेट्स में हमने किन किन चीज़ों को रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये इनफ्लो वाला पार्ट हमने देखा, और उसके बाद ये हमने आउटफ्लो वाला पार्ट को देखा। उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किए कि भाई नेगेटिव लिक्विडिटी किस में देखा जा रहा है। तो नेगेटिव लिक्विडिटी जो हो रहा है वो फर्स्ट डे में तो हमने दिख नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे वाले पार्ट में हमने देखा कि जो टोटल इनफ्लो हो रहा है वो 3000 करोड़ का हो रहा है, और जो टोटल आउटफ्लो हो रहा है वो 345 करोड़ का हो रहा है। तो ये तो आइडल सिचुएशन हो गया, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद वाला केस में हमने देखा कि हाँ सेकंड में, थर्ड में जो सेकंड वाला बकेट है, थर्ड वाला बकेट और फोर्थ वाला बकेट, इन तीनों में आपका नेगेटिव लिक्विडिटी हो रहा है मिसमैच। तो यहाँ पर आप हमारा आंसर एक्सेप्ट इसको छोड़ करके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया था, ठीक है। उसी तरह से हमने हमारे इस आगे वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस किया।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन को देखा, बिना किसी रफ वर्क किए हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो तीन पिलर्स हमने पहले देखे थे, जो तीन हमने कंडीशंस देखे थे ना, एक तो था कि नॉर्मल कंडीशन, उस पर बैंक को प्रॉफिट हुआ था, फिर बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस हुआ था जिसमें बैंक सेकंड नंबर वो क्राइसिस आता है जहाँ पर बैंक को ये नुकसान हुआ। तो सबसे ज़्यादा जब बैंक को नुकसान होगा जनरल मार्केट क्राइसिस में होगा। तो अगर इसमें अगर -500 का नुकसान हुआ है तो इससे ज़्यादा ही होगा जो भी होगा, तो इससे ज़्यादा अपने को एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है -800 करोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ एक केसेस को देख रहे थे कि भाई 3 ऑप्शन दिया हुआ है, बैंक ने एफडी इशू किया है, अब उस फंड से जो उसको बैंक को जो पैसा मिला उसको कहीं तो इन्वेस्ट करना है, तभी तो उसको बैंक कमा के वापस करेगा। तो एक ऑप्शन यहाँ दिया कि 91 डेज का ट्रेजरी बिल परचेस कर लेगा 8% पे, दूसरा है 91 डेज का फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट दे देगा 8% पे, और तीसरा है कि 3 साल के लिए वो 8% पे लोन दे देगा। तो इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। एनआईए में क्या चेंजेस आएगा ये हमने देखा। फिर यहाँ पर भी हमने देखा कि बैंक के पास में कुछ कैपिटल्स है, रिजर्व्स है, करंट डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स है, टाइम डिपॉजिट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बेसिस में यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं, तो इनको भी बहुत ध्यान से देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक सेम केस के ऊपर में 3 से 4 क्वेश्चंस देखे, अलग अलग क्वेश्चंस देखे कि किस केस में जब इंटरेस्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं तो उस केस में एनआईए पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने ये भी देखा कि सेम मैग्नीट्यूड में जब अगर इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, और डिफरेंट मैग्नीट्यूड में भी हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है घट रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ जाता है जब मैग्नीट्यूड आपका चेंज होता है इंटरेस्ट का। ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, जो भी आपका केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स है, इन सभी को अपने घर में प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को या मैक्सिमम हमारे कलीग्स फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और इस पूरे वीडियो का जो PDF फॉर्म है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी से ले सकते हैं। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।